तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर फ्रीकी। तो नाइट टॉकर का ये लास्ट एपिसोड है और आई होप कि आपको ये पसंद आए। तो अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वह हमेशा से ही एक ऐसा लड़का था जो किसी के साथ भी फिट नहीं बैठता था। मतलब वह अकेले रहना पसंद करता था। रिचर्ड बचपन से ही एक चोर था। उसके बचपन के बारे में कई सारी कहानियां हैं, जैसे उसको किस तरह ट्रीट किया जाता था। जब उसके फादर उसे बहुत मारते थे तो वह आधी रात को शमशान में जाकर सोता था। उसको बचपन में कई सारी बुरी चीजें देखनी पड़ी थी, जैसे उसके कजिन ने रिचर्ड के सामने ही उसकी वाइफ को चेहरे पर गोली मारकर उसकी हत्या की थी। और उसी कजिन ने उसको कई हॉरर स्टोरीज बताई थी, जैसे उसने वियतनाम में कैसे इंसानों को मारा था, उन्हें कैसे टॉर्चर किया था। और इसी दौरान रिचर्ड को कोकेन और हीरोइन लेने की आदत पड़ गई थी। अगर हम देखें तो इन्हीं सब चीज़ों से रिचर्ड के बचपन में जहर घुलता जा रहा था। 1980 की बात है। सेंट्रल लाइब्रेरी डेस्क काफ़ी बिजी था। हर दिन सैकड़ों लोग वहां आते थे, अलग अलग टाइप के लोग। लेकिन एक दिन एक अजीब दिखने वाला इंसान आया। उसके बिखरे बाल थे, एक गंदा काला टी शर्ट उसने पहना था जिसके ऊपर जैक डैनियल्स लिखा हुआ था। उसके बाल गंदे थे, उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे और एक अजीब स्मेल उसकी बॉडी से आ रही थी, जैसे किसी बकरी की स्मेल आती है वैसे। और उसकी आंखें बिल्कुल डेड एक्सप्रेशन सी दिख रही थी। वो किसी जानवर की तरह दिख रहा था जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। उसने मुझसे कहा कि हॉरोस्कोप और टॉर्चर की बुक्स कहाँ है। और लकीली वह बुक्स दूसरे डिपार्टमेंट के पास रखी हुई थी। तो हम वापस ऑफिस में आ गए। तब कैप्टन वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास उसका नाम है। मैंने कहा क्या मतलब उसका नाम है। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को से इंफॉर्मेशन आई है कि सस्पेक्ट का नाम रिचर्ड रामिरेज है। तो अब अगर हमारे पास उसका नाम है तो हम अब उस सिंगल फिंगरप्रिंट जो हमने उस कार के मिरर से मिला था उसे चेक कर सकते थे। जिसके बाद उनके पास ऐसे 8 रिचर्ड रामिरेज थे। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स हमने हर एक रिचर्ड रामिरेज के प्रिंट के साथ मैच किया, जिसमें हमें एक फिंगरप्रिंट मैच हुआ दिखा। उस इंसान पर छोटे मोटे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमें मिले, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, लेकिन उससे ज्यादा कोई भी खास वायलेंट केस उस पर नहीं था। हमने जब उसे अरेस्ट किया था, हमारे पास तब की एक फोटो थी जो फ्राइडे 30 अगस्त को हमने ली थी। तो हमने वो फोटो और इंफॉर्मेशन विक्टिम्स को दिखाई और उन्होंने उसे पहचान लिया। और उसी दिन हमें पता चला कि रिचर्ड रामिरेज कौन है, असली नाइट स्टॉकर कौन है। अब हमारे पास उसका नाम था। हम जानते थे कि वह कैसा दिखता है और हम ये भी जानते थे कि वह कौन सी जगह पर रहता है। उसी शाम को बड़े ऑफिसर्स ने एक साथ मिलकर एक मीटिंग रखी, जिसमें वह डिस्कस कर रहे थे कि उस सीरियल किलर का नाम और उसकी आइडेंटिफिकेशन रिलीज कर दी जाए या उसको पकड़ने के बाद ये किया जाए। इसके बाद हमारे पास रिचर्ड रामिरेज के खिलाफ वारंट जारी किया गया। उसको पीटर पैन मर्डर और उसकी वाइफ के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट करना था। हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे कि हमें रिचर्ड रामिरेज की आइडेंटिटी पब्लिक करनी है। हमने कहा कि प्लीज हमें 24 घंटे दिए जाए, उससे पहले हम उसे पकड़ लेंगे। अब हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं इसके खिलाफ था। क्या आप अब भी एक ऐसे किलर को और टाइम देना चाहते हो जो कि एक ही रात में दो दो विक्टिम्स का कत्ल कर रहा था? और अगर वह किलर मीडिया के पास गया तो वह उन्हें क्या कुछ नहीं बता सकता है, जिससे उसे लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी और उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करने में कितनी दिक्कत आ सकती है। मुझे पता था कि वह मुझे गलत समझेंगे, लेकिन हमें अब उसे किसी भी हालत में ढूंढना था। और अब वह थोड़ा और मुश्किल हो गया था। 10 और 11 बजे की न्यूज़ में उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी। हम गुस्से में थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि हम उस किलर का एनकाउंटर करना चाहते थे। थैंक्स आप सब यहाँ आने के लिए। हम आपको बताते हुए खुश है कि हमें उस सीरियल किलर का नाम पता चल चुका है और उसका नाम है रिचर्ड रामिरेज। ये फोटो ध्यान से देखिए, ये आज से करीब 8 महीने पहले ली गई थी। तो हमें पता चल गया था कि वह कैसे दिखता है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते थे कि वह अब कहाँ है। लेकिन अब हमारे पास उसकी आइडेंटिटी तो थी ही। सैटरडे मॉर्निंग को दूसरी लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में मैं नाश्ता कर रहा था और मैं आज का न्यूज़पेपर देख रहा था कि उसमें मुझे उस शख्स का चेहरा दिखा जो उस दिन लाइब्रेरी में आया था। यह देखकर मेरा ब्लड टेम्परेचर अचानक से बदल गया था। पहली बार उसका चेहरा देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मुझे बस इतना याद है कि मैं उस दिन बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यही वो चेहरा था जो आखिरी बार मेरी दादी ने देखा होगा। हम उसे हर जगह ढूंढने लगे थे। जब यह न्यूज़ पब्लिश की गई थी तो और भी जल्दी हमें उसे ढूंढना था। तब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रिचर्ड डेली ग्रे हाउंड बस स्टॉप पर आता था और वहाँ से ही वह दूसरी जगह जाता था। वहीं पर उसका एक लॉकर भी था।
इसलिए हमने एलएपीडी और सर्विलेंस टीम से वहाँ पर नज़र रखने के लिए कहा। उस टीम ने हमारे साथ पहले भी काम किया था। वह टीम काफ़ी तेज़ थी। अगर सस्पेक्ट ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वह बेझिझक सस्पेक्ट को मार देंगे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। तो मैंने कहा यही टीम इस सीरियल किलर के लिए ठीक रहेगी। लेकिन मैं ये भी चाहता था कि मुझे उस किलर का इंटरव्यू लेना था। मतलब उसने ये सब क्यों किया? आखिर उसका माइंडसेट क्या था? मैं बस एक बार उससे ज़रूर मिलना चाहता था। हमने हमारी सर्विलेंस टीम्स बस डेपो में भेज दी थी, लेकिन रिचर्ड तब तक दूसरे शहर एरिज़ोना में जा चुका था। वह उसके भाई से मिलने गया था। फ्राइडे की शाम को वह एरिज़ोना से निकल चुका था। हम उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वह बस के बैक डोर से बाहर आया और उसने बस डेपो पर पुलिस को पहचान लिया था, क्योंकि भले ही पुलिस वालों ने भिखारी के कपड़े पहने थे, लेकिन उनके दांत और बाल साफ थे और उनसे कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। इसीलिए रिचर्ड को उन पर शक हुआ था। जिसके बाद वह जल्दी से वहां से निकलकर एक लिक्वर शॉप पर गया और वहां पर उसने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपनी तस्वीर देखी। वह यह देखकर बहुत ही डर गया था और वहां से वह जल्दी से भागकर एक बस में चढ़ गया था। तो वहां से वह बस डाउन ओलंपिक जाने वाली थी। रिचर्ड को उस बस से 8 माइल्स क्रॉस करके ईस्ट लॉस एंजल्स में जाना था। वहां पर उसका भाई रहता था। बस के अंदर भी कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने रिचर्ड की तरफ देखा और बस की बेल बजा दी। रिचर्ड फोन बूथ के अंदर घुसा और फोन करने लगा। उसे पता चल चुका था कि अब उसकी खैर नहीं है। लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और कह रहे थे कि अरे ये तो वही है ना। जिसके बाद वह चलती बस से कूद गया। जिसके बाद कई लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हम उसे ट्रैक करने लगे। वह हाईवे से गाड़ियों के बीच में भाग रहा था। वह नॉर्थ ईस्ट के तरफ भागता रहा और इंडियाना की तरफ वह जा रहा था। उसने एक कार वाले से उसकी कार भी छीनने की कोशिश की। क्या आपने रिचर्ड को मारा था? हाँ, उसने मेरी कार चुराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, जिससे वह वहां से भाग गया। उसके बाद वह रास्ते के दूसरी तरफ भागने लग गया। जिसके बाद वह राइट मुड़कर हब्बर्ड स्ट्रीट गया। वो मुझे पकड़कर कह रहा था कि मुझे चाबी दो, मुझे चाबी दो। मैंने जब उसकी आंखें देखी तो समझ आया कि यह वही है जिसने कई लोगों को मारा था। वो स्पेनिश में कह रहा था कि चाबी दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इन्होंने ही उसको पकड़वाया था। वो वहां पर गया और एक मेटल स्टिक उसने सर में दे मारी। मैंने जब उसको मारा तो वह नीचे गिर गया, लेकिन उठकर वह वापस भागने लगा। मैंने फिर से वह स्टिक उसके यहाँ मारी। जिसके बाद सब पड़ोसी उसका पीछा करने लगे। मैंने कहा कि ये तो वही है ना। उस आदमी के पास वह रॉड थी। उसने अपनी वाइफ से कहा कि जाओ मेरी गन लाओ, मैं इसे यही मार दूंगा। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत थक गया था। मैंने वैसे ही लेटे हुए रास्ते पर एक शरीफ की कार को आते हुए देखा। मुझे तब एक कॉल आया था। वह किसी से झगड़ा हो सकता था या उस इंसान के पास गन हो सकती थी। मैंने रास्ते के साइड में 3-4 लोगों को खड़े हुए देखा। जब मैंने पास जाकर देखा तो वहां पर वह चिल्ला रहे थे, यहाँ वहां दौड़ रहे थे। और मैंने देखा कि एक इंसान रास्ते के साइड में बैठा था। अगर पुलिस वाले नहीं आते तो वह वहीं पर मारा जाता, और ये बात उसको भी पता थी। सब पड़ोसी मिलकर उसे मारने वाले थे। एक आदमी के पास एक मेटल बार थी। लोगों ने उसे काफी पीटा था। उसके सर से खून निकल रहा था। हाथों और टी शर्ट पर भी खून लगा हुआ था और वह भाग भाग कर थक गया था। मैंने उसे कहा कि स्टैंड अप। वो खड़ा हो गया। जिसके बाद मैंने उसे हैंडकफ से बांध दिया और पुलिस कार के बैक सीट पर बिठा दिया। वहां पर भी भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग गुस्से में थे। लोगों ने कार को घेर लिया था और वह न्यूज़पेपर में देखकर कह रहे थे कि इसे बाहर निकालो। और मैंने कहा अब तो सिचुएशन हद से बाहर जा रही है। मैं काफ़ी गुस्से में था कि चीज़ें अचानक से बदल गई थी। मुझे पकड़ लिया गया था। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और थूक दिया। उनको जीप दिखाई। मैं किसी सांप की तरह हो गया था उस वक्त। अगर उस टाइम मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं उन सबको दिखा देता कि मैं कौन हूँ। वो जितना दिखा रहे थे वो उतने बेरहम नहीं थे। मुझे पता चला कि उस किलर को पकड़ लिया गया है। मैं बहुत ही एक्साइटेड था उससे बात करने के लिए, और हम तभी फ्लाइट लेकर वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। मैं तो क्राइम लैब में काम कर रही थी कि मुझे एक कॉल आया। वह फिंगरप्रिंट और आइडेंटिटी को जानने के लिए वहाँ हमें बुला रहे थे कि यही वह किलर है। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो वह लंबा पतला सा आदमी जिसके डार्क काली आंखें थी, वह रूम में चारों ओर देख रहा था और उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने कहा वाह, उसकी आंखें सचमुच खतरनाक थी। उस इंसान के अंदर शैतान था और आप उसे महसूस कर सकते थे। मेरी पार्टनर ने कहा कि मैं इसकी फिंगरप्रिंट्स लूँगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। जब हम इंटरव्यू रूम में गए तब वह सामने ही बैठा हुआ था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके विक्टिम ने हमें बताया था।
उसके बाल, स्किन कलर और दांत। मैंने उससे कहा कि मैं फ्रैंक सलेर्नो और ये गिल। तो उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैंने पहली बार इस तरह का किलर देखा था जो ज़रा सा भी नहीं डरा हुआ था। वह फ्रैंक के बारे में सब कुछ जानता था। वह उसे मिस्टर सलेर्नो बुला रहा था क्योंकि हिल्सा स्ट्रैंगल केस में सब उसे मिस्टर सलेर्नो ही बुलाया करते थे। वह उसके लिए एक हीरो जैसा था और मेरे लिए वह एक मैक्सिकन था। उसने कई केसेस को पढ़ा था, जैसे हिल्सा स्ट्रैंगलर, टेड बंडी। वह एक तरह का उनका स्टूडेंट ही था। तो फ्रैंक ने उसे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया। जिसके बाद मैंने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सड़क से था, मतलब ग्राउंड लेवल पर काम कर चुका था, और उसी स्लैंग में मैंने उससे पूछा कि कैसे हो रिचर्ड। सच कहूँ तो मैं तब खुद डरा हुआ था। मैंने उसके सबसे सेंसिटिव चीज़ को छेड़ा। मैंने उसके फैमिली के बारे में उससे पूछा। उसने अपनी मुंडी नीचे की और हाथ ऐसे टेबल पर रखे हुए थे। कुछ देर तक वह शांत रहा, फिर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके हाथ थोड़ा टेबल से उठ गए थे। मैंने कहा, अगर ये मुझ पर हमला करेगा तो मैं सबसे पहले भागने की ही सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मुझ पर हमला नहीं हुआ है। मुझे चाकू से मारा गया है, गोली से भी मारा गया है, लेकिन इस तरह एक किलर जिसकी आंखों में आपको शैतान दिख रहा था, उससे मैं तो क्या, मेरे अंदर का जीसस भी डरा हुआ था। ऐसा तब मुझे महसूस हो रहा था। हम जब बाहर गए तब देखा कि पुलिस स्टेशन के बाहर जू जैसा माहौल था। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी थी। वहाँ पर हमें सुनाई दे रहा था कि जब वो बाहर आए तो उसे मार देना। भीड़ को कम करने के लिए हमें शूटिंग करनी पड़ी। सलेर्नो उसके साथ बैक सीट पर बैठा हुआ था। मैं आगे के सीट पर बैठा था, और जिसके बाद हम मेन सेंट्रल जेल में चले गए। जब हम रास्ते से जा रहे थे तब एक टर्न पर एक ट्रक खड़ी थी और उसके ऊपर कुछ लेडीज चढ़ी हुई थी। जब हम वहाँ से गुजरे तो उन्होंने अपना ब्लाउज खोला और ब्रेस्ट हिलाने लगी। वो मेरे लिए नहीं था, वह रिचर्ड के लिए ये सब कर रही थी। मैंने कहा, देखो रिचर्ड, वह तुम्हारे लिए ये कर रही है। हमारे ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। हमारे आगे पुलिस की गाड़ियां थी, पीछे भी बाइक्स और गाड़ियां थी, जैसे कोई बड़े नेता की रैली हो। लोगों की भीड़ हमारे कार के साथ भाग रही थी। वह आवाजें कर रहे थे, जम मारकर रिचर्ड को देखने की कोशिश कर रहे थे। वह खुश थे। वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा होकर चिल्ला रहे थे जैसे कोई हमने वर्ल्ड सीरीज जीत ली हो। हम उस वक्त मैकडोनल्ड में बैठे हुए थे कि हमें वह न्यूज़ पता चली। वहां पर सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वह खुशियां मना रहे थे। वह कह रहे थे कि उन्होंने नाइट स्टॉकर को पकड़ लिया है। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने उस इंडिविजुअल को हिरासत में ले लिया है। तब आप खुद वह महसूस कर सकते थे कि आपको किसी चीज से छुटकारा मिल गया था। मैं उस स्टोरी पर काफी महीनों से काम कर रही थी। जब उसे अरेस्ट हुआ था तब मैं हेयर ड्रेसर के शॉप में अपना हेयर कट करवा रही थी, जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं और मेरे पापा बहुत खुश थे। वो खुश थे कि जिस तरह लोगों ने, पड़ोसी ने उसे न्यूज़पेपर में देखकर उसे पकड़ा था, उन्होंने उसे भागने का मौका नहीं दिया। मुझे उन पर गर्व है। उसका यहाँ पर आना ही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब हमने उसे पकड़ लिया है तो हम उससे और भी मर्डर्स के केसेस सुलझा लेंगे। जब हम जेल में पहुंचे तो मैंने कहा कि हम तुम्हें एक स्पेशल जेल में डालने वाले हैं। हम तुम्हें उसी जेल में डालेंगे जहाँ पर हमने हिल्सा स्ट्रैंगलर केनेथ बियांची को रखा था। यह बात सुनकर रिचर्ड के चेहरे पर साफ खुशी नजर आ रही थी। वो इसके लिए एक्साइटेड था। हम जानते थे कि रिचर्ड को सीरियल किलर के बारे में बड़ा ही इंटरेस्ट था। वह उसके लिए जैसे एक सेलिब्रिटी सेल थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी तरह खेलें और उसे महसूस कराए कि वह हमारे लिए कितना स्पेशल है। और इसी तरह क्या पता वह जेलर से कहे कि उन दो होमिसाइड ऑफिसर्स को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो हमने उसे केनेथ बियांची के ओल्ड सेल में डाल दिया। तो रात के 8:30 मैं घर जाने के लिए निकला। उसी दिन मेरे एक कजिन की शादी थी। मैं वहां पर गया। मेरी छोटी बहन, जो कभी भी मेरे इतनी क्लोज नहीं थी, वह झट से मेरे पास आई और कहा कि मैं आपका ही वेट कर रही थी। मैंने कहा, मेरा क्यों? तो उसने कहा कि आज दिन भर पूरे शहर में बस आपकी ही बात हो रही है। मैंने देखा कि सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि देखो, ये वही है ना? हाँ हाँ, वही है। और मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। तभी मेरी माँ और मेरी बहन भागते हुए आकर मुझसे गले लग गए। वह रो रहे थे। मैंने सबको शांत कराया और कहा कि इट्स ओके, यह सब अब खत्म हो चुका है। वह अब हमारे कस्टडी में है। मैंने कहा, मेरी वाइफ कहाँ है? मुझे उसे देखना है। तभी मैं नीचे आई। मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब घर आ सकती हो। मुझे याद था उसने कहा था कि जब तक ये सब खत्म नहीं होता तब तक मैं घर नहीं आऊँगी। मैंने कहा कि घर वापस आ जाओ और बच्चों को भी साथ ले लो। रिचर्ड रामिरेज को पकड़ने के बाद हमने उनका लाइनअप लगाया और एक 6 साल की सर्वाइविंग विक्टिम्स को उसे पहचानने के लिए कहा गया। वो लड़की काफ़ी ब्रेव थी। उसने वहाँ सबके सामने बैठकर उसकी पहचान की। मुझे बस इतना याद है कि उसने मुझे देखा नहीं और अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी डर नहीं है।
फिर मैंने पूछा कि क्या किसी को और कुछ पूछना है? तभी एक छोटा हाथ भीड़ में से ऊपर आया। मैंने पूछा क्या बताना है? तो उसने कहा कि मैं 2 नंबर को चुनती हूँ। मुझे याद है कि उस टाइम किस तरह का ड्रामा कोर्ट में चल रहा था, जैसे चार्ल्स मैनसन की वक्त हुआ था। रिचर्ड खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा था। कोर्ट में तब नए अटॉर्नीज की भर्ती हुई थी, जिनको इस तरह के केसेस का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो अकेला इंसान 13-14 लोगों की हत्या के मामले में दोषी था। हम पर काफ़ी दबाव था, क्योंकि मीडिया ने हमें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें गलती करने से बचना था। रिचर्ड रामिरेज, जिसने 14 लोगों की हत्या की है, उसने अपने हाथों पर ड्रॉ किया हुआ पेंटाग्राम दिखाया। रिचर्ड अपने किए हुए जुर्म के लिए गिल्टी नहीं था, और उसने कोर्ट से जाते जाते ये कहा। उसके हाथों पर पेंटाग्राम दिखाना और उसका हेल सैतान कहना कोई भी नहीं भूल सकता है। रामिरेज के कई फॉलोअर्स थे जो मानते थे कि वह एक ग्रेट इंसान है। फ्रेम जनरेट अट्रैक्शन, यह एक हॉलीवुड सिंड्रोम की तरह था। वहां पर कई सारी लड़कियां थी जो रिचर्ड के साथ संबंध बनाना चाहती थी, सिंपली बिकॉज उस वक्त वो फेमस था। वो लड़कियां काले कपड़े पहनकर रिचर्ड को न्यूड तस्वीरें भेजती थी, खत लिखती थी, और रिचर्ड रामिरेज के इस हालत के लिए सोसाइटी को दोष दे रही थी। मेरे हिसाब से वह सब पागल जोकर लड़कियां थी। मेरे पूरे करियर में मैंने कोई भी सस्पेक्ट को इतने सेक्स अपील नहीं दिए गए थे जितने रिचर्ड रामिरेज को मिल रहे थे। वह सिर्फ एक बैड बॉय सिंड्रोम जैसा था, जैसे कोई स्टेरॉइड। उसमें जानवर जैसे हाव भाव थे, करिश्मा था, जिससे लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन वह लड़कियां बस एक डम बिचेस थी। आपको अगर पता है कि कोई आदमी किसी और को या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं, ये मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि रिचर्ड आपको उस नज़र से देख ही नहीं रहा था। उसके लिए आप बस एक डिनर हो जो वह खाना खाने के बाद साफ कर देता है। रिचर्ड ने काफ़ी ब्रूटल मर्डर्स किए थे, और साथ में ही चाइल्ड सेक्सुअल मॉलेस्ट के केसेस भी उस पर थे। तो हम उस 6 साल की विक्टिम के घर गए। उसने अपनी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था, और वह उसके कानों में कुछ कह रही थी। उसकी माँ ने कहा कि वह आपको जानती है, आप बेस्ट हो, और आपको देखकर उसको उसकी टेडी बियर की याद आती है। वो मेरे बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। इससे उसे सज़ा मिलेगी, और मेरी तरह वह किसी और बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं वहां से उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। जिसके 3.5 साल बाद रिचर्ड का ट्रायल रखा गया, जिसमें 43 क्राइम्स में दोषी पाया गया था। उसमें 13 मर्डर्स उसने किए थे। उसने कई चोरियां की थी, और कई रेप केसेस में भी वह शामिल था। उसके सिक्योरिटी के लिए कई ऑफिसर्स कोर्ट के बाहर खड़े हैं, और उसे देखने के लिए कई सारी भीड़ कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुई है। कोर्ट में वह ट्रायल काफ़ी दिनों तक चला था, जिसमें 140 विटनेस कोर्ट में लाए गए थे। एक पाकिस्तानी लेडी जो बता रही थी कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा और मेरे साथ रेप किया, वो मुझे कह रहा था कि चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारी बच्चों को भी मार दूंगा। मैंने कहा कि गॉड की कसम खाती हूँ, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। जिसके बाद मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि गॉड की कसम नहीं, शैतान की कसम खाओ। उसने जो क्राइम्स किए थे वह काफ़ी भयानक थे, और विक्टिम ने जो डिटेल्स बताई थी उससे वह सदमे में थी। मेरे पास एक कैट थी जो कई बार रात में मेरे सर पर आकर बैठ जाती थी। उसकी आंखें देखकर मुझे रिचर्ड की आंखों की याद आती थी, जैसे वो मेरे ऊपर बैठकर गन लेकर, हाथ में चाकू लेकर मुझे मारना चाहता है। एक लेडी ने कहा कि उसने मेरे हस्बैंड को सर में गोली मारकर मेरे 8 साल के बच्चे को अब्यूज़ किया। वो काफ़ी स्केरी फीलिंग थी कि आप उस इंसान के साथ एक ही रूम में बैठे हो जिसने ये सब किया था, और उस वक्त आप उस शैतान का प्रेजेंस साफ महसूस कर सकते थे। और करीब 30 मिनट ही हुए होंगे। मैं उसे और नहीं झेल पा रही थी, और मैं वहाँ से उठकर बाहर चली आई और एक बेंच पर आकर बैठ गई। वहाँ पर और भी लोग बैठे हुए थे, शायद उन्हें भी वह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं खुद को शांत करने की प्रयास कर रही थी। मैंने देखा कि मेरे बगल वाली बेंच पर ही एक यंग लड़का, जो बिल्कुल मेरी ही उम्र का था, 19-20 का। मैंने सोचा ये क्यों यहाँ आया होगा, शायद उस किलर ने इसके भी किसी फैमिली मेंबर को मारा होगा। लेकिन दूसरे ही पल मैंने देखा कि जब उसने अपना जैकेट ऊपर किया, तब उसके हाथों पर मुझे वही सेम पेंटाग्राम ड्रॉ किया हुआ दिखा। मैंने मन में ही सोचा कि मैं उस लड़के के बगल में बैठी हूँ जो रिचर्ड को एक तरह का गुरु मानता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई, तब भी मैं उस डार्कनेस से बाहर नहीं आ पा रही थी, जैसे वह इविल फोर्स मेरे अगल बगल में ही थी। मुझे याद है जब उसने मुझे शूट किया था, तब मेरी बच्ची रो रही थी और कह रही थी कि मम्मी प्लीज़ मरना मत, प्लीज़ मरना मत। जब मैं उस वक्त अपने ही खून में उसके सामने पड़ी हुई थी। योर ऑनर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रिचर्ड रामिरेज को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। उसने मेरी माँ को सर पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारा, जिससे उनका पूरा खून निकल गया था। वह खून मैंने और मेरे भाई ने अपने हाथों से साफ किया।
जिसके बाद उसने मेरी माँ का गला दबाकर उन्हें मार दिया। मैं बताना चाहूँगा कि रिचर्ड रामिरेज उन सभी क्राइम्स के लिए दोषी पाया गया है और इस तरह रिचर्ड के ऊपर 43 क्राइम्स केसेस लगे। मुझे तब कुछ लोग कह रहे थे कि तुमने ये सब बस अपना नाम करने के लिए किया है, और जब मैंने जजेस से सुना कि रिचर्ड सभी क्राइम्स में दोषी है, तब जाकर मुझे लगा कि मेरी ये सब मेहनत काम आई। मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। मैं उस रात घर गया और बेड पर जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह खूब रोया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि वह क्यों रो रहा है। तब मेरे पापा वहाँ होने चाहिए थे। मैं चाहता था कि मैं उनके साथ यह सब शेयर करूँ, वो मुझ पर प्राउड करे, लेकिन उनका उससे पहले ही देहांत हो गया था। मेरी वाइफ ने कहा कि गिल, इट्स ओके, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ही है। कोर्ट ने रिचर्ड को गैस चेंबर डेथ की सज़ा सुनाई, लेकिन इस सज़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और इसी वजह से उसकी सज़ा और बढ़ाई गई। जिसके बाद मैं और गिल उससे मिलने के लिए उसकी सेल में गए। तब उसने पूछा कि गिल, क्या तुम मेरे एग्जीक्यूशन में आओगे? गिल ने कहा, मुझे पता नहीं। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम आओगे फ्रैंक? मैंने कहा, बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं चाहता था कि वह केस मेरे दिमाग से पूरी तरीके से मिट जाए, और एक केस तभी मिट सकता है जब आरोपी की डेथ हो जाए। उसने मुझे देखा और कहा कि क्या तुम्हें पता है टेलीग्राफ हिल पर उन 2 लेडीज़ का कत्ल किसने किया था? और फिर वो हंसने लगा और कहा कि वह सब मैंने ही किया था। वो बहुत ही भयानक मर्डर था। और तब मैंने जाना कि रिचर्ड ने कैलिफोर्निया में और भी कई क्राइम्स किए होंगे। उसने जून 1984 से लोगों को मारना शुरू किया था और लगभग 2 सालों तक उसने ये जारी रखा। मेरा ऐसा मानना है कि उसने इससे कई ज़्यादा क्राइम्स किए थे, जो कि कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं। मुझे इस केस से ये बात समझ आई कि ऐसे कई लोग अभी भी हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसे क्राइम्स किए हो और अभी तक उन्हें पकड़ा ही नहीं गया हो। आपको ये पता नहीं होता कि एक बच्चा जन्म से ही एक सीरियल किलर पैदा नहीं होता है, या फिर उसे बनाया जाता है। यह सब रिकॉर्ड करने के बाद इस टेप को डिस्ट्रॉय कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरी ये टेप्स लोग सुने। क्या आप लोग मुझे बैड दिखाने की कोशिश कर रहे हो? रिचर्ड रामिरेज सीरियल किलर की डेथ हो गई है। डेथ का कारण नेचुरल कॉजेज बताया जा रहा है। कैंसर? इतनी आसान मौत? ये उसके लिए एक ब्लेसिंग थी। जितना उसने उसके विक्टिम्स को तड़पाया था, उसके हिसाब से ये उसके लिए एक गिफ्ट था। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। वो अभी भी मेरे जहन में घर करके बैठा है। हम कुछ पुराने टिप्स को देखकर उन यादों को खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो भी हुआ है, मुझे किडनैप किया, मेरे साथ रेप हुआ जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन मैंने उससे मूव ऑन कर लिया है। मैं स्कूल गई, मैंने शादी की, मेरी एक फैमिली है। मैं उसके जैसा नहीं बनी जो वो मुझे बनाना चाहता था। क्या ऐसी चीज़ थी जिसने एक इंसान को इतना शैतान बना दिया था? मैं बिलीव करता हूँ कि शैतान है, और मैं हर रोज़ गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी लोगों के लिए, और साथ में ही मैं रिचर्ड रामिरेज के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नाइट स्टॉकर की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपने ये सीरीज़ पूरी नहीं देखी तो इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए